तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति ना होगा जिससे मिलवाने के लिए तुम लोगों को हम बुलाए हैं। एक लाइन में तुमको इसका सफलता बताना हो तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसने इस साल 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है। ये सीमेंस का स्टूडेंट 32 लोग को जॉब दे रहा है। पॉइंट, तुमको क्या सोचना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिनको लैपटॉप खरीदने का पैसा नहीं था, कॉलेज के लैब में रात को 8 बजे तक बैठ के लैब करते थे और आज 5 करोड़ की कंपनी बना ली है और साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी का सोल्यूशन दे रहे हैं। तुम लोग मान लो कि सीमेंस से आज 10,000 बच्चे पढ़े हैं, हर बच्चा का एक एक ईंट उस बिल्डिंग में लगा हुआ है, हर बच्चा एक एक ईंट का मालिक है। वही लोग तो सीमेंस बनाया है। जगह में पॉइंट, तो तुम लोग भी उसका ओनर हो, तुम लोग उसका मालिक हो। तो तुम बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, कैसे सीमेंस में कैसे आए, क्या किए सीमेंस में और अभी क्या कर रहे हो, कुछ तो ऐसा बताओ। तो मैं बेसिकली बहुत छोटे गांव से हूँ, एक शिवहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आई थिंक शिवहर से कोई है यहाँ पे? शिवहर है, 2-4 तो अरे देखो शिवहर की बेटी भी है। एक इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो बोला कि बीसीए के संग एमसीए सीसीए करा लो। कहीं होता है पूरे बिहार में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट कॉपी किया इस मामले में? यूनिफॉर्म कॉपी कर लेगा लेकिन एमसीएससी सीसीए आरएससी इसको कोई कॉपी नहीं करता है, जबकि ये काम की चीज है। जॉब छोड़ करके स्टार्टअप करने में माँ बाप मना नहीं किए? बहुत बार मना किए थे, क्योंकि उसमें 32,000 की सैलरी थी और डायरेक्ट सडनली जीरो आ जाना। स्टार्टअप किए थे तो कुछ कितनी बड़ी टीम बनाए थे शुरू में? कोई टीम नहीं था सर, अकेले सिर्फ अकेला था, क्योंकि उस समय क्या होता था, समझ रहे हो शुरुआत कैसे होगी? अकेले होगी। बिहार से टैलेंट को तुम फॉरेन का काम करवाओ, समझ रहे हो? यहाँ पर लोग अपने घर में जॉब करेगा और तुम्हारे को काम करके देगा। ये तुमको दिमाग में रखना है कि तुमको एक डेवलपमेंट सेंटर कह लो या मतलब सपोर्ट सेंटर कह लो, तुमको बिहार में एक डेवलपमेंट या सपोर्ट सेंटर तैयार करना होगा। पहला जो 1 करोड़ है ना, वो आपको याद रहता है। जब भी आप 1 करोड़ तक पहुंचते हो ना, वो आपको हमेशा याद रहता है। 1 करोड़ तक पहुंचने में मुझे 3 साल लगे थे, बट जैसे जैसे पैसे कम होने लगे वैसे वैसे मैंने क्या किया ना, सिस्टम भी उठा के डिलीवर करने लगा। तो ये उस समय की बात होती है जब आप अगर खोल रहे हो तो तुमको अपने ऑफिस में झाड़ू भी खुद से मारने के लिए तैयार रहना होगा। गर्ल्स कम फॉरवर्ड फास्ट। यही फास्टनेस है। क्यों तुम लोग को इतना जुटाए यहाँ पर? अभी एक मीटिंग किए थे, उस मीटिंग में बच्चे सब नीचे चले जा रहे थे, सबको हम वापस पकड़ के लाए कि चलो ऊपर, और जो बच्चे क्लास में चले गए थे उनको वापस लेकर के आए, जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ लाए। निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जिसके लिए आप लोग को बुलाए हैं, ठीक है? तो मैंने आप सब लोग को आज यहाँ बुलाया, यहाँ अभी इकट्ठा। एकदम आवाज़ मैं धीमे बोलूँगा, मेरी आवाज़ बिल्कुल धीमे रहेगी, पीछे तक आनी चाहिए, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी कम्युनिकेशन बैरियर के। पीछे तक आवाज़ साफ आ रही है मेरी? चलो ठीक है। तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति ना होगा जिससे मिलवाने के लिए तुम लोगों को हम बुलाए हैं। अब वो बड़ा आदमी होगा, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा आदमी है, सीमेंस का स्टूडेंट है, पास आउट है। सीलिंग गिर ना जाए। He is one of my very favorite student, मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। और अभी दिल्ली एलुमनाई मीट में हमसे मिल नहीं पाया क्योंकि हमसे मिलने के लिए पटना आ गया था। और एक लाइन में तुमको इसका सफलता बताना हो तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसने इस साल 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है ना? दिया हो बिहार के लाला। और इसके स्टार्टअप में कितना एम्प्लॉय है तुम्हारी टीम में? अभी 32 है। 32 लोगों को जॉब दे रहा है। तुम यहाँ एक नौकरी के लिए परेशान होते हो, ये सीमेंस का स्टूडेंट 32 लोग को जॉब दे रहा है। पॉइंट, तुमको क्या सोचना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। और आज ये 5 करोड़ पर है और बोल रहा है कि 50 करोड़ का रिटर्न हमको फाइल करना होगा कि नहीं होगा बेटा? डेफिनेटली होगा।
तो हम चाहते हैं कि तुम लोग इस तरह का इंस्पिरेशन लो, और ये बिल्कुल जो सफलता ये हासिल किया है ना, तो इसको सफलता किस्मत से मिला है, क्योंकि हम इसको देखे हैं कितना मेहनती किया है। हम इसको इसके कई सारे लाइफ के लेवल पर देखे हैं। जैसे तुम लोग को देखते हैं ना, इसको तो हम कुछ ज़्यादा नज़दीक से देखे हैं। मतलब यहाँ पे जितेंद्र सर अभी यहाँ पे शायद नहीं होंगे, नीचे होंगे कहीं, हाँ आ रहे होंगे, इससे इनकी बातचीत हुई हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला नहीं होगा, लेकिन भाड़ा बचाने के लिए उनके संग आता जाता था, उन्हीं के, क्योंकि उधर में रहता था। तो जितेंद्र सर के, और जितना देर क्लास, जितना देर लैब, उसके बावजूद जितेंद्र सर जब जाएंगे तो उन्हीं के साथ जाना है, तो उतना देर क्या करता है, लैब में बैठ के एक्स्ट्रा लैब करता था कि नहीं करता था। और पूरा का, हमको नहीं लगता, जैसे तुम लोगों में से बहुत सा बच्चा है एडमिशन बाद में लेता है, बढ़िया महंगा लैपटॉप पहले खरीदता है कि महंगा से महंगा। एक तो बोला कि BCA में एडमिशन ही इसलिए लेके पापा लैपटॉप दिलवा देंगे। ये वो बच्चे हैं जिनको लैपटॉप खरीदने का पैसा नहीं था, कॉलेज के लैब में रात को 8 बजे तक बैठ के लैब करते थे, और आज 5 करोड़ की कंपनी बना लिए और साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी का सोल्यूशन दे रहे हैं। ये एक और मंगा दो प्रवीण, ये वाला एक और लो ना, ये टिकली क्या कहते हैं इसको, एक और है, हाँ इसको भी दे देंगे। तो हम चाहेंगे कि तुम लोग इससे सवाल पूछो, कहाँ से है, क्या है, कैसे किया, क्या कि तुम लोग का भी हम चाहेंगे सपना ये हो कि 10-20 करोड़ का कंपनी तुम लोग का भी जल्दी जल्दी बन जाए, जहाँ 40-50 एम्प्लॉय तुम्हारे काम करें, और कल को तुम अपनी कंपनी को और बड़ा करो। और इसको हम पटना अभी इसलिए भी बुलाए थे, हम बाकायदा बुलाए हैं इसको, प्लान इसके बुलाने का मेरा पहले हो गया था, इसने अपना सब टिकट विकट करा लिया। फिर एलुमनाई मीट तुम लोग को बताया कैसे एलुमनाई मीट का कहानी हो गई अचानक से, कुछ बच्चे मिलने के लिए बोले तो वो बढ़ते बढ़ते फिर लोग चलो एलुमनाई मीट कर लेते हैं, और बहुत बढ़िया एलुमनाई मीट हुआ, तुमको बहुत मिस किए, तुम देखा ना, और सब मतलब माइक्रोसॉफ्ट, IBM सब जगह का बच्चा सब आया है, सारे ग्रुप पे मैं वॉच कर रहा था। और तुम उस सबसे कांटेक्ट करो, तुमको बिजनेस उन लोग के थ्रू और मिल सकता है। हाँ। मैं ज़्यादातर मेरी जो बिजनेस है वो लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी में ही है। हाँ, तो मैंने इसको इसलिए बुलाया क्योंकि सीमेंस का जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसका पूरा नेटवर्किंग और उसका वाईफाई और उसका पूरा सर्वर सिस्टम हम इससे बैठ के समझना चाहते हैं। हमको भरोसा है कि बढ़िया चीज डिजाइन करके हमको देगा। ये भरोसा हमको सीमेंस के बच्चों पर ही ना होगा, और उस बिल्डिंग में, बगल वाली बिल्डिंग में जो पूरा का पूरा नेटवर्क और सिस्टम होगा वो करीब 4-5 करोड़ का पूरा उसको सेटअप होगा। तो जब इतना पैसा सीमेंस का लग रहा है तो हम हर किसी पे भरोसा, ये मेरा अपना है, ये मेरे को सही चीज डिजाइन करके, क्योंकि ये भी तो सीमेंस है ना। और हम वहाँ पे दिल्ली में जो एलुमनाई से मिले उसको बोले कि सबको तुम लोग को पटना आना है जो नया बिल्डिंग चालू होगा उसमें, क्योंकि तुम लोग मान लो कि सीमेंस से आज 10,000 बच्चे पढ़े हैं, हर बच्चा का एक एक ईंट उस बिल्डिंग में लगा हुआ है, हर बच्चा एक एक ईंट का मालिक है, वही लोग तो सीमेंस बनाया है। जो गेटिंग माय पॉइंट, तो तुम लोग भी उसमें ओनर हो, तुम लोग उसमें मालिक हो। तो अब सबसे पहले हम धीरे से ध्यान से सुनोगे तब कहानी सुनाई पड़ेगी, और कल को ऐसे ही कभी किसी क्लास में तुमको लेकर के आएंगे और जवान नए बच्चे सुन रहे होंगे, है ना। तो यही तो खूबसूरती है। तो तुम बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, कैसे सीमेंस में कैसे आए, क्या किए सीमेंस में, और अभी क्या कर रहे हो, कुछ तो ऐसा बताओ, ध्यान से सुनोगे। मेरा नाम धीरेन्द्र है। हेलो, हम लोग इसको धीरू धीरू बोलते हैं, सबको इसका नाम धीरेन्द्र है, लेकिन हम लोग सब कुछ, हाँ आवाज है, हम लोग सब कुछ धीरू ही बोलते हैं। तो धीरू पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम धीरेन्द्र है। मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूंगा, इंग्लिश में कुछ कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि सब फैमिलियर है उसी लैंग्वेज में, राइट। इंग्लिश तुमको सीमेंस में आने के पहले बुलाता था? कुछ नहीं आता था सर, जो सीखे यही सीखे लगभग सारे। आज तुम जो तुम्हारे फॉरेन के क्लाइंट है उससे भी बात कर लेते हो? डेफिनेटली सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, सारा कुछ यही सीखा यहाँ सीखे, प्लस ये कंटिन्यू होते जाता है। जब भी आप कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, जब भी आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो आपको सिखाते हैं हाँ। कि कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, वो हमें काम सिखाता है कि और भी कैसे आगे इम्प्रूव करना है। तो मैं फैमिलियर हूँ धीरू के नाम से। यहाँ पे मैं जितेंद्र सर से बहुत ज़्यादा टचअप में था,
और मैं यहाँ से जब सीमेज में निकला था तो फिर यहाँ से मैं HCL कॉमनेट में ही मैं गया था यहाँ से डायरेक्ट HCL से मेरी HCL कॉमनेट में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। देन उसके बाद में जाने के बाद फिर HCL टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र हुआ। देन उसके बाद में अपना स्टार्टअप किया। स्टार्टअप मैं IT से ही हूँ। IT में कितना साल जॉब किए सर? कितना साल जॉब? 2 साल जॉब किया। तुमको दिल्ली में क्या मिले, तुम्हारे क्लाइंट क्या मिले थे? हम एक बार किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हाँ। वो मेरा सर्वर और नेटवर्किंग का क्लाइंट था, जो मैं क्लाइंट साइट पे जाता था विजिट करके देखने के लिए। वहाँ पे प्रॉपर सर्वर चल लेकिन तुम वहाँ का पूरा टेक्नोलॉजी संभाले हुए थे? यस सर, वहाँ का पूरी टेक्नोलॉजी मेरे ही कंट्रोल में था। मैं वहाँ पे मॉनिटरिंग करता था कि यहाँ पे जैसे जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा वहाँ गैदरिंग हो रहा है, कितना डेटा फ्लो हो रहा है और क्या डेटा वहाँ कलेक्ट हो रहा है, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। इसकी वजह से जो पूरी किंगडम ऑफ ड्रीम्स है वो टोटल कंट्रोल एक सर्वर से होता था। किंगडम ऑफ ड्रीम शाहरुख खान का एक प्रोजेक्ट था जहां पर उसने एक थिएटर का एक अलग फॉर्मेट डेवलप किया था और वो अपने आप में एक सपनों की दुनिया बनाई गई थी। यस सर। और उसमें सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड था और उस टेक्नोलॉजी को ये हैंडल वहां पर कर रहा था उस बड़े प्रोजेक्ट में। वो मेरा क्लाइंट था और मैं एक्चुअली HCL के थ्रू वो मेरा क्लाइंट था। हाँ, मैं HCL क्लाइंट का साइट पे जाता था, क्लाइंट साइट पे जाता था। हाँ। फिर वहाँ से फिर आप मुझे मिले थे वहाँ पे। तो मैं बेसिकली बहुत छोटे गांव से हूँ, एक शिवहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आई थिंक शिवहर से कोई है यहाँ पे? शिवहर है, 2-4 तो अरे देखो शिवहर की बेटी भी है। हाँ। मैं शिवहर से एक हरनाही गांव पड़ता है, जस्ट अब वहाँ से मैं सोचो belong करता हूँ। शिवहर का लड़का सीवेज में आकर के आज इतनी बड़ी कंपनी अपना खड़ा कर लिया। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। इसके गांव में मैक्सिमम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में कोई वहां जानता नहीं होगा। वो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वाली सिक्योरिटी गार्ड। और बेसिकली जो सिक्योरिटी गार्ड है उन लोगों को हम पेरोल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ। वो भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे दिल्ली में जितनी बड़ी कंपनीज है सारे लोगों को मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ, प्लस बेसिक IT सर्विसेज प्रोवाइड करवाता हूँ। मतलब तुम साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी अपना दे रहे हो? यस सर। तो तुम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर देते हो कि सॉफ्टवेयर तुमने डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया है? सर कस्टमाइजेबल है, टोटल कस्टमाइजेबल है सर। अच्छा। टोटल कस्टमाइज। अगर किसी को सपोज कीजिए सिर्फ उसको एंट्री चाहिए, गार्ड की एंट्री चाहिए, तो गार्ड की एंट्री हम लोग करके देते तुमको हैं। एक बार बताए थे कि तुम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए हो कि कंपनी का जितना भी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है, कभी भी मैनेजर जो है किसी भी एम्प्लॉय का स्क्रीन देख सकता है। डेफिनेटली सर, वो कर सकता है। वो स्क्रीन मॉनिटरिंग के थ्रू होता है। जैसा बनाया था का सॉफ्टवेयर बनाया था, जैसा CCTV आप देखते हैं सेम एज इट इज आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जो हम लोग ऐसे नेटवर्किंग में HCL में भी यूज करते थे, जो नॉर्मल नेटवर्क के ऊपर काम करता था। मतलब इसने इस तरह का बाकायदा एप्लीकेशन बनाया था कि हम लोग को लगा इस तरह आप लगा लीजिए, आपका कोई भी एम्प्लॉय कभी भी कंप्यूटर पे क्या कर रहा है वो आपको दिखाया। बोले छोड़ो बेटा, वो लोग कभी फेसबुक देखता होगा, कभी कुछ देखता होगा, हमको पता चल जाएगा तो टेंशन होगा कि ऑफिस टाइम में क्या चल रहा है, ज्यादा पता चल बहुत टाइम ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट है जो सिर्फ वन रूम कंपनीज है। वन रूम कंपनी से क्या होता है कि मैं वहाँ पे सारे सर्विसेज अपने दे पाता हूँ। जैसे IT सर्विसेज हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, हमारी सॉफ्टवेयर हो गई, वेबसाइट हो गया, डोमेन हो गया, सर्वर हो गया, ईमेल हो गया। मैं एक कंपनी, छोटे कंपनी को टारगेट करता हूँ और सारी कंपनी को। अभी तुम्हारा फोकस किस पे है? स्मॉल कंपनीज, माइक्रो कंपनीज, मीडियम साइज, बोथ। और लार्ज कंपनीज? लार्ज कंपनी में क्या होता है सर, हमारे पास वो सर्वर्स और नेटवर्किंग आ जाते हैं। सर्वर्स और नेटवर्किंग को मैं सिक्योरिटी के बिहाफ पे उसको अब हैंडल तुम्हारा करता हूँ। फोटोग्राफ देखे जिसमें तुम लंबा लंबा बड़ा बड़ा रैक में तुम राउटर स्विचेस को पूरा कॉन्फ़िगर कर रहे थे। ये सर वो EduCom की सर्वर थी। एक्चुअली EduCom की सर्वर जो थी 6 से 7 बिल्डिंग में वो डिवाइडेड था। 6 से 7 फ्लोर्स पे डिवाइडेड था। कितना सर्वर है? ये सर सिर्फ एक सर्वर है और 6 से 7 फ्लोर पे वो डिवाइडेड है और सारे फ्लोर्स पे करीब करीब 40 to 50 एम्प्लॉइज बैठते हैं। अभी तुम लोग को एक बात और बताते हैं, दिल्ली में जो एलुमनाई मिले हमको, उनमें से लगभग 30% 40% एलुमनाई ऐसे थे जो नेटवर्किंग और सिस्टम साइड में काम कर रहे थे। तुम लोग BCA और BSc IT पढ़ने आते हो, तुम लोग को हम MCSE करवा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। तुम लोग को हम सिस्को नेटवर्किंग, अब देखे लड़की लोग बनाई थी वीडियो, राउटर और स्विचेस का मल्टी जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चों ने बताया कि सर वो नेटवर्किंग और वो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इंजीनियर का कोर्स और जो लिनक्स का कोर्स, रेड हैट लिनक्स का कोर्स, ये उनको बहुत काम आ रहा है। जबकि तुम लोग को बिल्कुल मन नहीं करता कि BCA के एग्जाम में ही नहीं आएगा, क्यों पढ़ें। लेकिन यही MCSE, CCNA और RSC तुम लोग को, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, ये सब तुमको बहुत काम आ रहा है। तुमको ये MCSE, CCNA काम आया होगा। मैं सिस्को सर्टिफाइड हूँ और MCITP भी सर्टिफाइड हूँ सर। हाँ, तो तुमने तो बकायदा सर्टिफिकेशन ही ले लिया। यस सर। हम लोग तो इन लोगों को खाली पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेशन का इन लोग पैसा देता नहीं है और ना एग्जाम देता है। नहीं, देना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेशन आप लेते हैं तो बेटर वे होगा आपको नेटवर्किंग और सर्वर्स में जाने के लिए, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में आप जाते हैं जॉब के लिए तो आपको CCNA, CCNP वो मांगते हैं, मैंडेटरी मांगते हैं। जैसे किसी को नॉलेज भी है तो वही काम आता है।
ये सर काम आता है विद एक्सपीरियंस के साथ। हाँ अभी काम अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी तो फिर दिल्ली में आपको सब मिले थे सर्टिफिकेट ना, मिल जाता है। वो सब सीमेज वाले BCA BSc IT वाले थे और सिक्योरिटी में और नेटवर्किंग में काम कर रहे थे। CCA ने MCC किया नहीं था, लेकिन सीमेज में जो सूर्या सर थे उस समय, ये सर उनका वो लोग बता आज रहे भी थे, मैं टचअप में हूँ उनके साथ, मेरी बात होती है। बातचीत होती है तुम्हारी। Yes, sir. तो वो सब जो पढ़ाए थे, जो नेटवर्किंग, अभी जो मुरली सर के लोग स्टूडेंट हैं कैसा पढ़ाते हैं, वैसा पढ़ाते हैं ना, तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो काम का चीज है और उसके बल पे जॉब मिलता है। इसलिए हम 2009 से शुरुआत से पढ़ा रहे हैं BCA के साथ हम, और आज तक इतना लोग हमको कॉपी करता है, एक इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो बोला कि BCA के संग MCA CCA करा रहे हो। कहीं भी होता है? पूरे बिहार में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट कॉपी किया इस मामले में? यूनिफॉर्म कॉपी कर लेगा, लेकिन MCSE CCA ने RSC इसको कोई कॉपी नहीं करता है, जबकि ये काम की चीज़ है, ये BCA के साथ कराना चाहिए। ये सर डेफिनेटली होना ही चाहिए चीज, हाँ। क्योंकि आप एक BCA आप कर रहे हैं और BCA के साथ टेक्निकल कोर्सेज क्या कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई अगर जॉब के लिए आता है तो मैं सिर्फ पूछता हूँ कि आपकी कोर टेक्नोलॉजी क्या है। कोर टेक्नोलॉजी में मैं पूछता हूँ कि आपके पास IT है, सॉफ्टवेयर है या सिक्योरिटी है। तो IT में अगर कोई होता है तो मैं उसको हार्डवेयर सीमेज में हायरिंग करने कब आओगे? अभी सर टाइम लगेगा। क्यों? हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। क्योंकि सर अभी इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि बढ़ाने के लिए हमें और भी क्लाइंट्स चाहिए, जो मैं फॉरेन का जैसे कनाडा है और इंडोनेशिया है, ये सबसे मैं टाई अप कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी कनाडा में जाकर के कुछ सेटअप भी अपना करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। इन लोगों को कनाडा भेज देना, खुद खुश हो जाएगा। पहले मैं तो जब तो चलो बहुत बढ़िया लगा। और कुछ बात तुम बता रहे थे अपने बारे में? तो यहाँ से जब BCA कर रहा था उस टाइम में बहुत सारे यादें हैं, जो हमारे बैच के बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं जो हमारे साथ आज भी टचअप में हैं। सब लोग मिलते हैं, बातचीत भी अच्छे से होती है, तो दिक्कत नहीं है। बट एक साथ रहने के बाद जो है ना, जो एक बॉन्डिंग बनती है। अब सपोज कीजिए कि मैं अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंसा हूँ, अभी हमें अगर कोई एग्जीक्यूशन करना है, वो समझ में नहीं आता है, तो मेरा एक बैचमेट हुआ करता था अहमद करके, आई थिंक शायद याद होगा, अहमद करके, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, तो वो अभी बहुत अच्छा है इस चीज़ में, जो हमें हेल्प करता है। सेम उसी तरह मासूम है, तो मासूम रजा, मासूम रजा, हाँ। तो मासूम रजा मेरे साथी हैं जो मेरी पूरी सॉफ्टवेयर की टीम को वो संभालते हैं। मतलब तुम्हारा पार्टनर बन गया क्या? पार्टनर नहीं है, एज ए एम्प्लॉय है। चलो बढ़िया है, दोस्त को जॉब तो दिया ना भाई। हाँ ऐसे मतलब सपोज कीजिए कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह है, बट बिजनेस को ऑन नहीं करते हैं। हाँ, तुम उसको हर मंथ सैलरी देते होगे। राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो ये है हमारी जर्नी, यहाँ से स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में जब स्टार्टअप किया था, उसमें क्या हुआ, जून जुलाई की महीना थी, ये करीब जॉब छोड़ करके स्टार्टअप करने में माँ बाप मना नहीं किए? बहुत बार मना किए थे, क्योंकि उसमें 32,000 की सैलरी थी और डायरेक्ट सडनली जीरो आ जाना, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उनको बैकग्राउंड में पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास क्या होता था, सपोज कीजिए कि अगर मैं HCL में मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं नेटवर्किंग में था, नेटवर्किंग और सर्वर मॉनिटरिंग में था। सर्वर मॉनिटरिंग में क्या होता था कि एक बार इंटर हम लोग जैसे ही कर देते, हमारी पूरी डिस्प्ले हो जाती थी किसकी डेटा और कहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो पूरे दिन में बैठा रहता था। फिर मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया था डेटा रिकवरी का। स्टार्टअप किए थे तो कुछ कितनी बड़ी टीम बनाए थे शुरू में? कोई टीम नहीं था सर, सिर्फ अकेला था, क्योंकि उस समय क्या होता था, समझ रहे हो शुरुआत कैसे होगी? अकेले होगी। और जो वो एक साल जो HCL टेक्नोलॉजी में निकला, वो हमारे लिए बहुत बुरा था, क्योंकि इसलिए बुरा था, हमें सिर्फ मॉनिटरिंग में डाल दिया गया था और हमारी जो नॉलेज थी वो वेस्ट जा रही थी। मतलब तुमको काम में मजा नहीं आ रहा था? मजा नहीं आ रहा था, इसलिए तुम छोड़ा? इसलिए मैं छोड़ा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, सब लोग नहीं जानते थे उस टाइम में कि डेटा रिकवरी होता क्या है। और उसमें मैंने स्टार्टअप किया था कि डेटा रिकवरी के बिहाफ पे, और उसी डेटा रिकवरी के बिहाफ पे अपनी IT कंपनी शुरू किया था। माने कि कोई का हार्ड डिस्क में से डेटा चला गया, क्रैश हो गया, ये रिकवर कर देना था। तो इसका डिमांड तो गवर्नमेंट को भी होता था। ये सर, अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में NCRB में मैं इसी बेसिस पे मैं काम करता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपके दिल्ली पुलिस भी यूज किया कभी? ये सर, NCRB एक क्राइम ब्यूरो है जो जस्ट महिपालपुर के जस्ट बगल में ही है। अच्छा। हम लोग को इसीलिए बुलाया था, हम लोग की एक ID बनी हुई है, वो लिमिटेड टाइम के लिए। पिक्चर में देखते हो ना, जो बुलाता है पुलिस वाला साइबर एक्सपर्ट को, इसी टाइप के लोग होते हैं, और सीवेज प्रोड्यूस करता है। उस समय एक्चुअली क्या होता था, अगर मैं जब मैं सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं वहाँ बैठा रहता था, फिर मैं ऐसे ही 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, फिर आगे प्रोसेस से नहीं होता था कि मैं करूँ क्या। तो उस समय मैं जो हमारे बैचमेट थे, शुरुआत में लॉस हुआ होगा? शुरुआत में लॉस हुआ सर, मैं उसी पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। जब मैं HCL में अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ, जब मैं HCL टेक्नोलॉजी में था तब की बात बता रहा हूँ। उसमें क्या होता था, बैठा रहता था सुबह से शाम तक। फिर जो हमारे टीम थे, जैसे हमारे TL थे और जो हमारे जूनियर थे और जो हमारे साथ थे, मैंने उनको बोलना स्टार्ट किया कि मैं डेटा रिकवरी में करके देता हूँ।
तो उन लोगों ने क्या किया, डेटा रिकवरी वो लोग लेकर आने लगे। तो उसमें हम लोग चार्ज करते थे लगभग 500 GB का 10,000 12,000 के आसपास। जो बंदे थे, जो भी हमारे साथ थे, वो जाते थे और 12,000 उसको बोलते थे, 12,000 बोलते थे, और 2,000 में उनको देता था और 10,000 में अपने आप रखता था। जितेंद्र, तुमसे मेरा लैपटॉप का डेटा क्यों नहीं रिकवर करवाया? मेरा पूरा डेटा वो उड़ा देता वायरस से। एक बार इतना गुस्सा किए थे हम, अगर तुमको डेटा तुम रिकवर कर देता, मेरा सारा फाइल चला गया था। आप मुझे देते हैं, सिर्फ मीडिया डैमेज नहीं होना चाहिए। नहीं, लैपटॉप ठीक था, उसमें कुछ वायरस आ गया था, सारा फाइल खुलना बंद हो गया था, सारा फाइल खुलना बंद हो गया था। और मेरा जितना बनाया हुआ पीपीटी था बच्चा लोग को पढ़ाने का, सब खत्म हो गया। मतलब बहुत मेहनत से लगता है पीपीटी वगैरह बनाने में, और लंबा पीपीटी होता है मेरा कि 20 क्लास का, 30 क्लास का, कि एक साथ 30 क्लास तक चलेगा पीपीटी, सारा खराब कर दिया था वो क्या किया था, वायरस किया था, लेकिन उसको ठीक नहीं करेक्ट किया पाया वो। ट्राई कर सकता था सर उस टाइम। अब तो खैर वो तो सिस्टम ही चला गया। अब तो वो सिस्टम जाने को एक्चुअली क्या होता है, डेटा रिकवरी में रीड एंड राइट का प्रोसेस होता है। फर्स्ट अगर मूव हो गया तो फिर वो डेटा को रिकवरी नहीं कर सकते। जैसे बिल्डिंग बना हुआ है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो बिल्डिंग नहीं दिखेगी। सेम एडिटिंग डेटा ब्लॉक के ऊपर काम करता है, सेम इसी तरह से काम करता है। अगर प्रीवियस बिल्डिंग को अगर आपको देखना है तो प्रीवियस टाइम में ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे फॉर्मेटिंग करने के बाद भी डेटा रिकवर कर लिया जा रहा है। यस सर, डेफिनेटली हो जाती है। जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया जा रहा है, पूरी तरह से फॉर्मेट करने के बाद भी डेटा रिकवरी होती है, और यहाँ तक कि जला देने के बाद भी रिकवरी हो रहा है। हो सकती है, मतलब उसके लिए डिवाइस चाहिए। कुछ लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीआई वगैरह से बचाने के लिए हार्ड डिस्क को पूरा जला देते हैं, और उसमें से भी डेटा रिकवर। एक्चुअली हार्ड ड्राइव जो जलाते हैं वो मीडिया नहीं जलती है, वहाँ से हम लोग मीडिया निकाल करके फिर उसको एज इट इज जैसा है डिप्लॉय करके फिर उसको डेटा रिकवरी किया जाता है। उसके लिए बहुत बड़ी मशीन आती है, जो कि ज़्यादा करके अभी स्टेलर से हमारी टाई अप है। स्टेलर एक बहुत बड़ी डेटा रिकवरी कंपनी है। स्टेलर जो लगभग अगर आप 1 TB का आप डेटा देते हैं तो करीब करीब आपसे चार्ज करता है 80 to 90,000 के आसपास चार्ज करता है। अच्छा, मतलब 1 TB का हार्ड डिस्क देंगे तो 90,000 रुपये लेगा, 90,000 के आसपास लेगा। लेकिन उसकी सारा वो प्रोसेस फ्लो प्रोसेस होता है। यहाँ से हमारे पास एक और डेटा रिकवरी के लिए गया था, जो जावेद सर थे। हाँ, जावेद सर थे, यहाँ से कलेक्टेरिएट का डेटा मुझे भेजे हुए थे कि डेटा आनंद किशोर जब पटना कमिश्नर थे तो उनके ऑफिस में उनके साथ था। ये सर, तो वो भी डेटा हमारे पास रिकवर होने के लिए गया था। अच्छा, वो भी डेटा रिकवर उसमें निकला क्या कुछ करप्शन का डेटा? कुछ वो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे डिप्लॉय हुआ था सर। वो डेटा टोटली हाईली सिक्योर्ड होता है, तो वो डेटा हम लोग नहीं देख सकते। वो टोटल डेटा फॉर्मेट में आती है, तो जिनका डेटा है सिर्फ वही देख सकते हैं। अगर मैं ऑथराइज्ड हूँ तो मैं देख सकता हूँ। वेरी गुड। तो अभी मैं था जस्ट मैं HCL में जब जॉब कर रहा था, वहाँ से स्टार्टअप किया। स्टार्टअप इसलिए किया क्योंकि उसमें हमारे 30 क्लाइंट हो गए थे डेटा रिकवरी से, और जो 30 क्लाइंट थे सिर्फ महिपालपुर के ही आसपास के थे। और महिपालपुर में ज़्यादातर जो है एक दिल्ली का एरिया है, जस्ट एयरपोर्ट। लोग इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, गुड़गांव और दिल्ली के बीच में जो इलाका है जहाँ एयरपोर्ट है, वो महिपालपुर है। ये सर, वो महिपालपुर है, और वहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है। करीब करीब अगर हमारे डेटाबेस के बिहार पे देखें तो कम से कम वहाँ पे 7 से 8 हज़ार लॉजिस्टिक कंपनी है। और मैं सिर्फ लॉजिस्टिक और सिक्योरिटीज कंपनी को ही टारगेट करता हूँ, जिससे हमारी IT सर्विसेज चली जाती है। जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग चली गई, हम लोग वहाँ वेबसाइट बना करके देते हैं, डोमेन बना करके देते हैं, ईमेल ID बना करके देते हैं। ये सारे प्रोसेस एक सिंगल पर्सन कर देते हैं। ये सब तो एंट्री लेवल वर्क है। तुम अब हायर जब तक प्रीमियम वर्क में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ सर, आगे आ रहा हूँ। ये क्या होता है कि हमारी डेली टू डेली ये रेवेन्यू वाली जनरेटेड वाली कंपनी है। जैसे सपोज कीजिए कि पर मंथ की हमें अगर एक कंपनी से अगर लेनी है, तो हम लोग टारगेट करते हैं एक छोटे कंपनी से साल का 2.5 से 3 लाख रुपये। तो एक छोटे कंपनी से हमारे पास उतनी आ जाती है। बट एक हम अगर बड़े कंपनी के ऊपर जाएँ तो एक कंपनी को हम लोग टारगेट करते हैं 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर। एक हमारे पास ऐसे ही SP कार्गो की कंपनी है, जो सिर्फ कुरियर्स ये प्रोवाइड करवाती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। लगभग वो 30 साल पुरानी कंपनी है। तो हम लोग उससे टारगेट करते हैं करीब करीब और 1 से 1.5 करोड़ के आसपास। मतलब एक क्लाइंट ही तुम्हारा 1.5 करोड़ दे रहा है? यस, वो एक्चुअली इसलिए देता है क्योंकि उसकी 10 ब्रांचेज है। 10 ब्रांचेज को मैं एक जगह से कंट्रोल करता हूँ। एक जगह सारे कंट्रोल, क्योंकि सारे डेटा एक जगह कलेक्टेड होते हैं, जो कि दिल्ली में है। सॉरी, जो दिल्ली में है, दिल्ली में महिपालपुर एरिया में है। तो इसलिए हमें वो इतना चार्ज देता है। तो अब तुम्हारा लास्ट एक बच्चों को मैसेज क्या होगा? लास्ट मैसेज ये होगा कि आप लोग जो 3 साल पढ़ते हैं ना, वो 30 साल के लिए काम करता है। अगर ये 3 साल आपने बर्बाद किया ना, 30 नहीं 50 साल काम करेगा। नहीं सर, वो 30 साल ही मैं मान के चलता हूँ। 20 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं, वो राम राम करने में, वो गुजर गए। ये जो 3 साल आप मेहनत करोगे ना, वो 30 साल आपको काम देगा। ये 3 साल अगर आप बर्बाद कर दिए तो 30 साल आप कितना भी करके रह जाओगे, ये 3 साल नहीं कमा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 साल जो ये कॉलेज में जो आपको लाइफ जो मिल रही है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ो। या आपको जैसे कॉलेज के बाद अगर आपको जैसे CCA नहीं करना है, MCA करना है, तो इस
सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक कोर्स के साथ, इसके साथ एक टेक्निकल कोर्स भी करो। टेक्निकल कोर्स करो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपसे पूछता है, जैसे आप हमारी कंपनी में आप कभी भी फ़ोन कर लो या हमारी एचआर से कहीं बात करोगे तो वो सिर्फ पूछेगा आपसे कि आपकी कोर टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट क्या आपने किया है, तो उसी के बिहाफ पे हम हायर करते हैं। ये सारे तुम्हारा कॉलेज में ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का प्रोफाइल बनना चाहिए। तुम्हारे पास मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट करते करते तुम्हारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम सीख रहे हो और सिलेबस में हो चाहे नहीं, जैसे भाई दी PHP है, ASP है, आजकल ये बड़ा चल रहा है एंगुलर जेएस, ठीक है। तुम लोगों को फ्लटर मैं करवा रहा था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लास्ट का कुछ उसमें बाकी है। रिएक्ट जेएस मेरा अगला टारगेट है, एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस। इस पे बड़ी डिमांड आ रही। दिल्ली में मुझे जो मिले हमारे सिमेजियंस, वो लोग एंगुलर पे काम कर रहे हैं और वो लोग अमेजन में वर्क कर रहे हैं। मेरी बच्ची मनीषा जो अभी फ्लिपकार्ट में है, फ्लिपकार्ट कह रहे हैं, अमेजन में है, 25 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो भी एंगुलर में काम कर रही है। तो जावा में ये सब चीज़ों में तुम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा। और जो ये बोल रहा है धीरेन्द्र कि सर्टिफिकेशंस करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सर्टिफिकेशंस कॉलेज के दौरान ही करो। कॉलेज के बाद करने का मतलब है कि तुम मतलब अभी तुम कर सकते हो। और तुम लोगों को मैं अभी IIT बॉम्बे, अभी नीरज कुमार सिंह सर यहीं पे थे, पता नहीं नीचे चले गए, उनको जिम्मा दिया है मैंने कि IIT बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल्स में मैक्सिमम एनरोलमेंट होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ना इनरोलमेंट का, ना कोर्स का, ना रजिस्ट्रेशन का, ना एग्जामिनेशन का, ना सर्टिफिकेट का, सब चीज़ फ्री है। उसका एनुअल चार्ज हमको देना होता है, तुम लोग सबके बिहाफ में हम दे देते हैं। और उसके बाद IIT बोलता है जितना को करवाना है करवा लीजिए। अब करते नहीं है बच्चे, और उसमें 40 कोर्स है, ठीक है। ये जितना भी वेबसाइट वगैरह बात कर रहा है तो उसमें PHP भी है, उसमें रूबी भी है, उसमें पर्ल भी है, उसमें जावास्क्रिप्ट भी है। इसको पता है जावास्क्रिप्ट और PHP वगैरह कितना काम आता है। डेफिनेटली तो सारा चीज़ तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। सर्टिफिकेशन तुम कॉलेज में ही कर सकते हो। MCSE CCNA तुमको पूरा पढ़ाया जाता है यहाँ पर। इनफैक्ट MCSE के सिलेबस में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करते थे, जो पढ़ाते भी हैं, ये समझेगा इस बात को, वो एक्सचेंज सर्वर का सबसे भारी पेपर होता है उसको हटा देते थे कि बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। जबकि इसको सूर्या अगर पढ़ाया होगा तो एक्सचेंज सर्वर पढ़ाया होगा, और मुरली सर भी एक्सचेंज सर्वर पढ़ाते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक्सचेंज सर्वर वाला पेपर छोड़ देते हैं, सबसे डिफिकल्ट टफ पेपर वही होता है। तो तुम लोग को MCC यहाँ पढ़ाया जा रहा है, CCNA पढ़ाया जा रहा है, रेड हैट लिनक्स पढ़ाया जा रहा है, और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग ये भी कराया जाएगा। बाकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सब चीज़ का वर्कशॉप समय समय पे होगा। लेकिन जब ये सब चीज़ होता है तुम लोग इसमें पूरा का पूरा ध्यान दोगे। जैसे वो तुम लोग को फ्लटर वाले में तुम लोग को याद है, तुम से 500 रुपये लिए थे, और जिसका जिसका अटेंडेंस पूरा है उन सबको वो 500 रुपये वापस होगा। अब वो 21 अगस्त को बोला है कि पटना आ जाएंगे, वो शुरू होगा करना, ऐप बनाना, ठीक है। तो एक बार फिर से हम धीरेन्द्र को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत तरक्की करे, बढ़िया एंटरप्रेन्योर बने, बड़ा एंटरप्रेन्योर बने। इंडोनेशिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, सब जगह इसके ब्रांचेस हो, टीम हो, एम्प्लॉय हो, और पटना में भी, बिल्कुल पटना में भी एक अपना सेंटर खोलो, और यहाँ पर भी तुम यहाँ से काम करवाओ, बिहार से टैलेंट को तुम फॉरेन का काम करवाओ, समझ रहे हो। यहाँ पर लोग अपने घर में जॉब करेगा और तुम्हारे को काम करके देगा। ये तुमको दिमाग में रखना है कि तुमको एक डेवलपमेंट सेंटर कह लो या मतलब सपोर्ट सेंटर कह लो, तुमको बिहार में एक डेवलपमेंट या सपोर्ट सेंटर तैयार करना होगा, है ना। और बिहार का एंटरप्रेन्योर, देखो ये भी फैक्ट है कि अगर ये एंटरप्रेन्योर जर्नी जो इसने गुड़गांव में करी, अगर ये पटना में करता तो शायद इतनी बड़ी सफलता जल्दी आ पाना मुश्किल होता। क्योंकि एंटरप्रेन्योर को सही मतलब कहते हैं ना, बीज, खाद, पानी, हवा सब कुछ सही चाहिए होता है। तो वहाँ पर एक बोला ना 8000 एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, तो 8000 एक्सपोर्ट कंपनी में से अगर इसने 100 को भी क्लाइंट बना लिया तो इसका तो करोड़ों का टर्नओवर। अब बिहार में 8000 छोड़ दो, 80 एक्सपोर्ट की कंपनी खोलना, और वहाँ अकेले महिपालपुर में बता रहा है कि 8000 कंपनी है, जो कि सिर्फ महिपालपुर एरिया में। हाँ, दिल्ली की भी बात पूरी दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ महिपालपुर एरिया में ही सिर्फ लॉजिस्टिक कंपनी 8500 के आसपास है। अब तुम तो इस तरह का भी सब सॉफ्टवेयर बनाए थे कि कहाँ गाड़ी कहाँ प्रेस करने वाला, जो एक बता रहे थे हमको, वो प्रोसेस नहीं हुआ सर, वो एक्चुअली क्लाइंट ही चला गया। अच्छा, वो क्लाइंट चला गया, किए थे उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर काम किया था। हाँ, तो मल्टीपल मतलब जीपीएस टेक्नोलॉजी दोनों को कैसे इंटीग्रेट करना है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो रेडीमेड काम है वही नहीं कर रहा है, रिसर्च का काम भी कर रहा है कि कोई ऐसा सोल्यूशन बनाए जो सोल्यूशन क्लाइंट को आज तक कोई दूसरी कंपनी बना करके नहीं दे पा रही है।
और तुम लोग भी सोचो कि भविष्य में क्या तुमको भी कोई इस तरह का वेंचर अपना शुरू, जिसमें तुम लोगों को सोल्यूशन दो और तुम्हारे सोल्यूशन के लिए लोग तुमको पेमेंट करने को तैयार हो। सिर्फ एक 25,000 30,000 का जो नौकरी सोचोगे तो बहुत छोटा सोचोगे। मतलब ये जो काम कर रहा है, ये तनख्वाह पाना तो किसी के लिए भी संभव जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये आज 5-10 करोड़ की बात कर रहा है, कल को 20-25 करोड़ की बात करेगा। हमको कोई शक नहीं है कि उसको 100 करोड़ पहुंचने में देर नहीं लगेगा। पहला जो 1 करोड़ है ना, वो आपको याद रहता है। जब भी आप 1 करोड़ तक पहुंचते हो ना, वो आपको हमेशा याद रहता है। 1 करोड़ तक पहुंचने में मुझे 3 साल लगे थे, बट 1 करोड़ से 4 करोड़ पहुंचने में वो 1 साल भी नहीं लगे सर। समझ रहे हो? वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लेकर के जाते हो। बट जो 0 से 1 करोड़ होती है ना, वो बहुत पेनफुल होती है और वो बहुत स्ट्रगल होती है। आप एक बार करके तो देखो, फिर पता चलेगा कि करना कैसे है। कर लेगा। इसमें से भी बहुत सा बच्चा जो धीरे-धीरे बन जाएगा। थैंक यू। माइक दे दो। ये माइक दे दो ना। है सर, उससे कैश हो जाएगा। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप बोले कि आपका स्टार्टअप आप बिल्ड किए, तो स्टार्टअप करने में कितना आपको मतलब प्रॉब्लम हुआ या फिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस किया? कैन यू शेयर प्लीज़? डेफिनेटली। हेलो, हेलो। जब मैं स्टार्टअप किया था, उस समय हमारी सैलरी करीब 32,000 समथिंग कुछ मिलता था। जब मैंने स्टार्टअप किया था उस टाइम मेरे फादर बोलते थे 32,000 की सैलरी मिल रहा है, क्यों छोड़ रहे हो? इतनी अच्छी तो सैलरी है, क्यों छोड़ रहे हो? बट उस समय ऑलरेडी हमारे पास क्या था कि 30 क्लाइंट हो चुके थे, तो हमारे पास बैकअप अमाउंट जो आ रहा था, जो हमें रेंट देना था, जो हमें डेली टू डेली जो हमारे अपने खर्चे थे और हमारे घर के जो खर्चे थे, वो हमारे निकल रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मैंने स्टार्टअप करना स्टार्ट किया, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट में आप जब आप कॉर्पोरेट से बाहर जाते हो, तो आप एक एटीट्यूड में रहते हो। आपको लगता है कि मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करके आया है, तो मैंने कभी भी सिस्टम में नहीं उठाऊंगा। वो हमारे साथ भी हुआ। 2 महीने तक मैंने कहीं भी जैसे यहाँ से वहाँ सिस्टम लेकर के जाना है, तो मैं सिस्टम लेकर कभी नहीं आता था, क्योंकि वो कॉर्पोरेट एटीट्यूड होता था। क्योंकि मैं बहुत एक ऊंचे लेवल से जॉब करके मैं आया था, तो मैं सिस्टम उठाता ही नहीं था। बट जैसे जैसे पैसे कम होने लगे, वैसे वैसे मैंने क्या किया ना, सिस्टम भी उठा के डिलीवर करने लगा। तो ये उस समय की बात होती है जब आप अगर खोल रहे हो, तो तुमको अपने ऑफिस में झाड़ू भी खुद से मारने के लिए तैयार रहना होगा। समझ रहे हो ना? कोई काम छोटा नहीं होता है। हम बहुत झाड़ू मारे हैं। वो सिस्टम मैंने उठा के डिलीवर भी करने लगा। जब डिलीवर करता था, तो फिर उस समय भी होता था क्या कि सिस्टम आप डिलीवर कर रहे हो, ये आपको 2 महीने तक फील होता है। फिर उसके बाद तीसरे महीने जैसे ही आप डिलीवर करना स्टार्ट करते हो, फिर आपको धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब मैं आईटी से एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था सर्वर और नेटवर्किंग था, तो मैं इस एटीट्यूड में क्लाइंट के पास जाता था, मुझे वो सर्वर और नेटवर्किंग का काम दे देगा। फर्स्ट टाइम आपको सर्वर नेटवर्किंग काम कोई नहीं देता है। देन मैंने स्टार्ट किया कि मैं सिस्टम से बेसिक से स्टार्ट करूँ, कि सिस्टम बनाना स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, सिस्टम बना के डिलीवर करता था। देन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सिस्टम से मेरा काम नहीं चलता था, और वो जो अमाउंट आता था वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता था। आप सपोज कीजिए कि 1 महीने में अगर हमारे पास 10 आ गए क्लाइंट, तो 10 इंटू अगर 500 भी करते थे, तो हमारे पास इतने ही पैसे आते थे, जो हमारे घर नहीं चलते थे। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने डोमेन बुक करना स्टार्ट किया। आई थिंक आप लोग सब लोग फैमिलियर होंगे डोमेन से। डोमेन बुक करना स्टार्ट किया, फिर उनको डोमेन के बिहाफ पे सर्वर भी देना स्टार्ट किया, फिर ईमेल सपोर्ट देना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को मैंने बढ़ाया। पहले क्या होता था, जो मैं जानता था वो सब करना चाहता था, बट धीरे धीरे उस सब को कंट्रोल किया। कंट्रोल करके सिर्फ जो हमें करना है सिर्फ उसी चीज़ को लेकर आया। जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग स्टार्ट किया, कंप्यूटर सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। आज हम लोग रिफर्निश लैपटॉप भी सेल करते हैं। अभी हमारे पास लगभग अभी हम लोग इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। 4,500 लैपटॉप हमारे पास वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। 4,500 लैपटॉप है इसके पास अभी रिफर्निश। अगर आपको जब भी चाहिए होगा, आप हमारी टीम को कॉल करो, वो डिलीवर कर देंगे किसी भी कोने में, कहीं भी। आपको सीमेंस के स्टूडेंट को कितना में दोगे? डिपेंड करता है सर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। मान लो ये सब लेगा, कम से कम भी i3 i5 लेगा। हाँ, अभी मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। मेरे पास एक
3080 एक मॉडल नंबर है, डेल लेटिट्यूड 3080 एक मॉडल नंबर है, i5 7th जनरेशन 8GB 256GB के साथ। ये हमारे पास सर एक जितने भी आते हैं सारे बिजनेस सीरीज लैपटॉप आते हैं। बिजनेस सीरीज और होम सीरीज दो तरह के लैपटॉप आती है। आई थिंक आप लोग कुछ लोग जानते होंगे। होम सीरीज में क्या होता है कि उसकी लाइफ जो होती है 4 से 5 साल होती है, लेकिन बिजनेस सीरीज में जो लाइफ होती है वो 10 ईयर्स की अप्रॉक्स होती है। तो सारे हम लोग इंडोनेशिया से जो इंपोर्ट करते हैं वो बिजनेस सीरीज लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं और सारे के कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हैं, 8GB 256GB। अब सिर्फ रैम और प्रोसेसर चेंज होती है और डिस्प्ले भी 14 इंच होती है और उसकी जो डेल है सिर्फ डेल ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी किसी में डील नहीं करते। दाम बताओ ना, प्राइस बताओ। प्राइस जो उसकी है वो 16,000 हम लोग सेल करते हैं कॉर्पोरेट में। 16,000 रुपए में 16,500। बट i5 लैपटॉप जो नया आता है वो कितने का आता है? जिस लैपटॉप की बात मैं बता रहा हूँ, इस लैपटॉप में इसकी जो न्यू की जो कॉस्टिंग है 1,30,000 रुपए है। 1,30,000 कॉस्टिंग है? गूगल पे देख लीजिए। हाँ, हो सकता है, होगा भाई। 1 लाख के आसपास उसकी स्टार्टिंग होती है, 1 लाख की स्टार्टिंग होती है। हाँ। डेल लेटिट्यूड 3480 एक मॉडल नंबर है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। 80,000 से लेकर के आपको 1,30,000 तक लैपटॉप जाती है और हम लोग उस लैपटॉप को प्रोवाइड करवाते हैं 16 से 18,000 की। चलो हम लोग बात करेंगे नीचे में अभी। लेकिन तुम्हारा सवाल पे एक बात समझ लो बच्चा, इसने पहले 30 क्लाइंट बनाए तब जब ये जॉब में था। जॉब छोड़ करके इसने स्टार्टअप बनाया ऐसा नहीं है। जॉब में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप मोड में ये, तो जब इसको एक बेस मिल गया था तब ये उसमें उतरा और फिर वहाँ पर भी इसको स्ट्रगल तो मिला ही। दैट इज बट ऑब्वियस, उसके बिना तो ये सक्सेसफुल, अगर स्ट्रगल नहीं मिलेगा तो आप सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। स्ट्रगल ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। और हमेशा सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखनी चाहिए। मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, अगर लॉकडाउन में देखो तो सिर्फ हार्डवेयर नेटवर्किंग ही बहुत ज़्यादा चला था। सॉफ्टवेयर तो हमारे जितने थे, जैसे रेकरिंग रेवेन्यू वाली जो हमारी क्लाइंट है वो सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर थे। सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। लगभग हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो क्लाइंट है 450 के आसपास हमारे पास क्लाइंट है, जिसमें से 200 क्लाइंट्स ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड, मतलब हट गए थे, चले गए थे, वो लोग रिन्यू ही नहीं करवा रहे थे। लॉकडाउन टफ रहा होगा, हर कंपनी के लिए बहुत टफ रहा, लेकिन जो कंपनियां लॉकडाउन को सर्वाइव कर गई उनके लिए फिर विंडफॉल गेन का भी समय आया। अगर इसने उस पीरियड में अपना कंपनी बंद कर दिया होता तो आज जो ये मुकाम पे पहुंचा है वो पहुंच नहीं पाता। लॉकडाउन की सर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लॉकडाउन में क्या हुआ था, हम लोग जैसे ही लॉकडाउन आया था हम लोग के पास उस समय करीब 6,000-7,000 के आसपास हम लोग के पास लैपटॉप था, ऑलरेडी पहले से था। अच्छा। और उस लैपटॉप को हम उसका लोग डिमांड बहुत बढ़ गया होगा उस टाइम में। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था हम लोग को पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ऑलरेडी हम लोग एक लॉट मंगवाए थे कि हम लोग सेल करेंगे इसको 2 साल तक। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, हर कंपनी में हमें रेंट पे चाहिए लैपटॉप। जो लैपटॉप हम लोग रेंट पे देते थे करीब 1,500 रुपए में, वो लैपटॉप उस टाइम में जाने लगा 4,000-5,000 के आसपास। स्कूल का सबका पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप का बहुत भारी डिमांड हो गया था, इंपोर्ट हो नहीं पा रहा था, बहुत बाजार में लैपटॉप मिल ही नहीं रहा था उस समय। उसमें सर लैपटॉप परचेजिंग में ज़्यादा कमाई नहीं थी। कमाई तब थी जब आप एक कंपनी को आप शेयर कर रहे हैं और वो रेंट मिल रहा है 4,000 रुपीज़ एक लैपटॉप का पर मंथ। तो उसमें क्या होता था, वो हमारी रेटिंग रेवेन्यू वहाँ से बढ़ने लगी सर। और जितने एएमसी थे वो सारे एएमसी क्लोज हो गए थे, क्योंकि कोई बंदा जा नहीं रहा था। जो भी हमारे पास बंदे थे वो जाते थे तो हम लोग चार्ज करते थे 2,500 रुपीज़ और एक विजिट का, क्योंकि सारे एएमसी क्लोज हो गए थे, कोई जाना नहीं चाहता था वहाँ पे। और जो मैंने कोरोना में खूब जम के कमाया एकदम, हाँ मोटा कमाई किया है कोरोना में, हाँ इसी में तुम्हारा थोड़ा सा निकला है, हाँ तो पतला दुबला था, हाँ। चलो एनीबॉडी, कोई और क्वेश्चन? एमएनडी टेक के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। एमएनडी टेक सीमेंस के पेज पर डला हुआ है, अगर सर्च करोगे तो इसका सब फोटो वेबसाइट सब डला हुआ है। कुछ काम वाम देगा लगता है, पूछ रहा है। उसमें हमारे सारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट का नाम बता दो। जो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, एसपी कार्गो है, विलोजी इंडिया है, एनसीआरबी है, जो हम लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। उससे हम लोग का जितने भी ड्रग एक्सपोर्ट होते हैं, एडीसीआई है, उनको सारे सपोर्ट सभी लोग देते हैं। अच्छा, जितने भी ड्रग्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं सारे सपोर्ट। ड्रग्स मतलब दवाई, दूसरा ड्रग्स मत समझना। वो ड्रग्स नहीं जो आप सोच रहे हो। इसलिए सर मैंने अपना मेडिकल भी स्टार्टअप किया था, जो अभी कंटिन्यू अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया। अभी साकेत दिल्ली में मिला, वो भी सेकेंड स्टार्टअप शुरू किया है और बहुत बड़ा लेवल पे कर रहा है। हाँ चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।